बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ में हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, जो कि इलेक्शन जीतने में कामयाब हुए। इससे पहले बड़ी कुछ उनके लिए कहा गया, ख़ास तौर पे कोर्ट में केसेस भी फाइल किए गए क्योंकि जिस सीट से वो कंटेस्ट कर रहे थे, इसके अलावा जो दो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसीज थी तो उसमें एतराज़ ये था कि जी वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी की चूँकि वोटर नहीं है, इसलिए उनको इस कॉन्स्टिट्यूंसी से ज़मीनी इंतखाबात नहीं लड़ने चाहिए। लेकिन बहरहाल कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वाज़े बरतरी हासिल की। दूसरी जानिब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया और ख़ास तौर पर यह कहा गया कि कराची के हालात से पहले 15 साल का हिसाब देना होगा। साथ साथ मुस्तफ़ा कमाल साहब का ये भी कहना था कि जी कराची के मसाइल का हल जो है वो नौजवानों के हुनर में छुपा हुआ है और उनको हुनर देकर जो है काबिल बनाया जाए तो कराची के तमाम मसाइल को हल किया जा सकता है। इसके अलावा मज़ीद भी जो है वो तनकीद की गई, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की जानिब से तनकीद की गई। दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि आज जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने एक कॉल की है जो कि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी को की गई, जिसमें उन्होंने दावत दी डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात की दावत दी। और कल अब एक वफ़द जो है वो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में जाएगा लाहौर और फिर मुलाकात की जाएगी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से। अब चूँकि इलेक्शन की जब से तारीख का ऐलान किया गया है तो तमाम ही पार्टियां जो हैं वो अपनी इलेक्शन की तैयारियों में नज़र आती हैं। ख़ास तौर पे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, जमात इस्लामी या दीगर जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी कल जिस तरह जश्न मनाया गया इस सीट के जीतने पे। बहरहाल नाज़रीन, तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे। इस वक्त फ़ोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है अली खुर्शीदी, रहनुमा हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के। हम सबसे पहले उनको खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, शुक्रिया। अली खुर्शीदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला, थैंक यू। जी अली खुर्शीदी साहब, कल जो बयानात दिए गए डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से कहा गया और जिस तरह से मुस्तफ़ा कमाल साहब की जानिब से दिया, आप जैसे जैसे इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे तनकीद बढ़ती जा रही है, लेकिन माजी में हमने देखा यही पीपल्स पार्टी जिसके साथ आप ने जो है ना वो हुकूमतें शेयर की हैं और इस 15 साल में अच्छा खासा पीरियड जो है वो आपकी हुकूमत शेयर करने का रहा है। कभी सूबाई, कभी वफाकी, ऑन एंड ऑफ चलता रहा है, कभी नाराज़गी, कभी मनाना, कभी रूठ जाना, ये तमाम चीज़ें तो सर हैंड इन हैंड चलती रही। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने जो बात कही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेके, तो देखें पिछले 15 सालों से मतलब खुलानान इस सूबे पर हुक्मरानी की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और जिस एरा का आप तस्करा कर रहे हैं 2008 से 13 तक, तो उसमें भी जो सूरत रही थी वो भी आपके सामने थी। और 2016 के बाद यक्सर एक डिफरेंट एनपीएम है और 2016 से लेकर आज हम जब बात कर रहे हैं 2023-24 में, तो हम जो है वो ऑन रेगुलर बेसिस अगर हम सूबे की बात करें तो हम कंटिन्यूसली अपोजिशन में। अच्छा, किस तरह उनकी हुकूमत साजी हो जाती है सूबे में। 2018 में भी आपने देखा कि एक तब्दीली की हवा चली थी और वो जब सिंध की हम बात करें तो वो फिर कश्मीर से रुक जाती है और हैदराबाद तक रुकी रहती है और फिर कराची में भी हवा चलती है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेटलमेंट कह लें, चीजें कह लें, जो मौजूद थी, जो फैसिलिटेट कर रही थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेकर। ठीक है। अच्छा, जितनी भी चीजें हैं, अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो सूबे का हाल, या मैं सूबे की तो पूरे आप दरकिनार कीजिए, मैं शहर की बात कर लेता हूं जो कि प्रोविंशियल कैपिटल है। इस कराची का हाल आप खुद कंपैरेटिव एनालिसिस कर लीजिए, 2008 का कराची बेहतर था या 2023 का कराची बेहतर है। तो आपके जितने भी सवालात थे उनका जवाब जो है वो वन लाइनर यही हो सकता है कि क्या 2008 का कराची बेहतर था या 2023 का कराची बेहतर है। यकीनन जवाब आएगा कि 2008 का कराची इससे लाख गुना बेहतर था। अच्छा, उसकी वजूहत ये थी कि यहाँ पर इस सूबे में एक मजबूत बल्दियाती निजाम कायम था। पूरी दुनिया की अगर मैं बात करूं तो जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, इस्तांबुल ले लीजिए, लंदन ले लीजिए, उन सबकी अपनी आइडेंटिटी उस शहर के मजबूत मेट्रोपॉलिटन एक काउंसिल या एक निजाम के तहत उनको जो है वो प्रेज हुआ है। पूरी दुनिया जानती है, इस्तांबुल को जानती है, लंदन को जानती है। तो यहाँ पर एक मजबूत बल्दियाती निजाम था। उस जमाने में ये शहर
4 बड़े दुनिया के तरक्की करने वाले शहरों में उसका शुमार होने लगा था। उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद हुआ ये कि शहर पे एक ऐसी हुकूमत आ गई कि जिनका पॉलिटिकल स्टेक इस शहर में मौजूद नहीं था। अच्छा, उसका खमियाजा क्या भुगतना पड़ा? उसका खमियाजा ये भुगतना पड़ा कि आज हम 2023 में जब हम इस साल के आखिर में बैठ के हम आपके टीवी प्रोग्राम में बात कर रहे हैं, तो ये शहर जो है वो 4 बदतरीन रहने वाले शहरों में दुनिया के शुमार होने लग गया है। तो ये वो कंपैरेटिव एनालिसिस है जो मैंने आपके सामने सर 2008 से लेके 2013 तक आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का हिस्सा नहीं रहे? जी, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। और फिर 2013 से लेके आगे भी नहीं, 13 के बाद 13 से 18 3 साल तो शुरू में निकाले, उसके बाद फिर आप 6 महीने के लिए बाहर रहे, फिर वापस आए, फिर भी तमाम गुजारिश कर रहा हूँ। उसके बाद कराची ऑपरेशन, दीगर चीजें, और 2016 के बाद एक डिफरेंट एमक्यूएम है। सबको पता है कि एक डिफरेंट एमक्यूएम जो है वो हमने कंसीव की चीजें बेहतरी की जाने की है। अगर हम इनके 5 सालों की भी बात कर लेते हैं, और ये जो मैंने आपके सामने यानी आपका कहना ये है कि आपसे जो बात की जाए वो इन सालों की जाए, 2016 के बाद, 22 अगस्त के बाद की बात की बात की में जो चीजें होती थी उस जमाने में जो चीजें होती थी और जिन जगहों से होती थी उन जगहों को जो है वो हमने ही अपने आप से साइडलाइन कर दिया ना। वहां पे जब अथॉरिटी चीजें अपने पास मौजूद नहीं थी, और उसका एंड रिजल्ट ये निकला कि 2022 में हमने अपनी 2016 में हमने अपनी राहें जुदा कर ली। अच्छा, बहुत सारी चीजें हैं जिस पर मैं डिस्कशन नहीं करना चाहता, मगर बहरहाल 8 से 13 वाली भी अगर मैं बात करूं तो उसमें भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी सूबे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास मौजूद थी, पहली चीज। अच्छा, दूसरी बात, उस जमाने में आपको याद होगा, अभी के प्रोग्राम में मैं ये तस्करा पहले भी कर चुका हूं कि एक कोर कमेटी फॉर्म हुई हुई थी 3 जमातों के दरमियान, ठीक है। उसमें भी इनका हाल ये है कि जमहूरियत के बड़े दावेदार बनते हैं, बड़ी जमहूरियत का राग अलापते हैं। एक 3rd ईयर गवर्नमेंट को फ्लरिश करने में, नरिश करने में इनका कोई किरदार नहीं रहा, और उसका अमली सबूत ये है कि 2015 में ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे एक लूला लंगड़ा बल्दियाती निजाम का इलेक्शन कराया गया। अच्छा, ये मैं कोई भी बातें ऐसी अनोखी बातें नहीं कर रहा हूँ, ये वो बातें हैं जो ऑन रिकॉर्ड है और सब दुनिया जानती है कि 2015 के बल्दियाती इंतखाबात किसकी इंस्ट्रक्शन पे हुए। अच्छा सर, मैं सिर्फ यहाँ सर एक बात करना चाहूंगा, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कॉल ऑफ फेल में तादाद नजर आता है। सर, आप लोग मरदमशुमारी पे भी तनकीद करते हैं, उसे इंडोर्स भी कर देते हैं। पिछली मरदमशुमारी इंडोर्स की गई, ये मरदमशुमारी का क्रेडिट लेते हैं कि जब हमने 40 लाख आबादी बढ़वा ली, 70 लाख। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त सारी जमातें जो है आपको मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रही हैं कि जी कराची का अगर मैंडेट आप कहते हैं कि जी आप स्टेक होल्डर हैं, आपने क्यों इसको इंडोर्स कर दिया? और CIC में बाकी जमातों की तो, जमात इस्लामी है, दीगर जमातों की तो कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। वो कहते हैं जी MQM जो है वो इंडोर्स कर देती है, जिसकी वजह से पहले भी इनके वज़रा थे कैबिनेट में जिन्होंने बाकायदा एक छोटे से इख्तलाफी नोट के साथ इंडोर्स किया, नोटिफाई हो गई। इस दफ़ा फिर जो है ना वो नोटिफाई कर दी गई। अगर 1 करोड़ 60 लाख या 62 लाख की आबादी गलत थी, उसके अंदर सिंपल मल्टीप्लिकेशन से भी अगर आप जो आबादी बढ़ती है उसका तनासुब लगा लें, तब भी इससे ज़्यादा आबादी हो जाती। तो फिर क्या गलत हुई? 1 करोड़ 62 लाख की आबादी भी गलत नहीं थी, कहाँ 3.5 करोड़ और कहाँ ये आबादी। लेकिन आप कहते हैं हमारा क्रेडिट है कि हमने ये आबादी भी बढ़वा ली, वरना शायद कराची की आबादी हो सकता है 1 करोड़ 62 लाख से भी कम कर दी जाती। अच्छा, इसका मैं जवाब इस अंदाज से दे देता हूँ कि जितने भी आपने कंसर्न शो किए हैं जमातों को लेकर के, फलानी जमात ये कह रही थी, ढिमका जमात ये कह रही थी, तो मेरे ख्याल से फरवरी से ये सिलसिला शुरू हुआ था, ठीक है, सेंसस का। और जाते जाते 8 अप्रैल को सेंसस जो क्लोज किए गए थे, उस वक्त कराची की आबादी 1 करोड़ 30 लाख पे लॉक कर दी गई थी। ऐसा ही है ना? 8 अप्रैल के आप अखबार उठा के देख लें, आपको पता लग जाएगा। अच्छा, उस वक्त तक तमाम ही सियासी जमात जिनके आपने नाम लिए हैं ना, ये सारे मौजूद ही नहीं थे, एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। ना इस टॉपिक पे कभी उन्होंने कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूछा, कोई एक स्टेटमेंट भी दिया हो। इट वाज MQM ओनली कि जो राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे, जिसमें कन्वीनर से लेके कारकुन तक, जिसमें हमारे मुंतखब नुमाइंदे हो गए, पार्लियामेंटेरियंस हो गए, ये डेडिकेटेडली 24/7 मुताल्लिका जो कंसर्न लोग थे सेंसस के, उनसे राब्ते कर रहे थे, उनसे चीजें कर रहे थे, और जहां जहां ग्रीवेंसेस थे, जहां जहां में इश्यूज थे, उनको हाईलाइट कर रहे थे। 8 अप्रैल को जब सेंसस 98% कंप्लीट हो जाती है, तो ये पता लगता है अखबारों के जरिए कि जी कराची की आबादी 159, तो वो तो गलत ही नहीं गई थी, ये तो डिजिटल मरदमशुमारी हुई है, और इसमें कराची की आबादी 1,30,000 हो गई है।
अच्छा, उस वक्त तक तमाम ही सियासी जमातें सो रही थी। इट वॉज MKM ओनली के जिसकी वजह से क्योंकि हम वफाकी हुकूमत का हिस्सा थे, क्योंकि हमारा एक्सेस जो है वो प्राइम मिनिस्टर तक था, हमने 6 मीटिंग्स की हैं 1 पॉइंट एजेंडे पर सेंसस को लेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, उस वक्त के मियां शहबाज शरीफ साहब से। हमने कोई 12 से ज्यादा हमने मुलाकातें की हैं उस वक्त के प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के मिनिस्टर से, फजल के एहसन इकबाल साहब, उनसे मुलाकात की। और एजेंडा क्या था? एजेंडा ये था कि शहर की आबादी में यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लूप होल्स मौजूद हैं, भाई किसी को भी नहीं पता था कि 30,000 हाईराइसेस जो है वो काउंट में ही नहीं की गई हैं। इट वॉज MKM, क्योंकि हम हुकूमत में मौजूद थे, हमारे पास डेटा हमसे भी शेयर हो रहा था, तो हमने ये सारे लूप होल्स निकाल के जब सेंसस के डिपार्टमेंट को, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स को दिए हैं, तो तब ये पता लगा ना जी ये तो बड़ी गलती हो गई है, 15 मंजिला इमारत से जो है हमने सिर्फ 2 मंजिला काउंट में लेके बाकी 13 मंजिला उड़ा दी गई है। सर जिम्मेदार कौन है, सिर्फ ये बता दें मुझे, ये मर्दमशुमारी कम करने का कौन सा? आपने तो बढ़वाई है, तो बाकी जो 2 लोग पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जिनके साथ आपके मुआहदे थे, जिनके साथ आपने हुकूमत बनवाई, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को छोड़ते नहीं तो शायद वो हुकूमत गिरती भी नहीं, लेकिन आपने छोड़ा, आप दूसरी हुकूमत आपने बनवाई। फिर कौन शामिल था, किसने की मर्दमशुमारी, कौन कम करना चाहता है कराची की? गुजारिश कर रहा हूँ कि इस शहर की आबादी कोई पहली बार थोड़ी कम काउंट हुई है। हर दफा ये ऐसे ही होता था, हर दफा ही ये सिलसिला रहा था कि आज हम अगर हब चौकी से लेके गगर फाटक तक या सोरागपुर से लेके किमाड़ी तक अगर जाएं तो मेरे ख्याल से यहाँ पे करोड़। अभी आप क्या समझते हैं कितनी आबादी कम काउंट की गई है? मैं तो हम MKM पाकिस्तान का ये मुतालबा है कि देखिए अभी मौजूदा जो सूरत हाल में जिसमें हमने एफर्ट्स किए, एक जमात ने एफर्ट्स किए और उसके बाद इस शहर की आबादी जो कि 1 करोड़ 30 लाख पे लॉक कर दी गई थी, उसको 2 करोड़ 3 लाख पे पहुंचा दिया गया। ऐसा ही हुआ ना। इसका मतलब है कि अगर डेडिकेशन के साथ एफर्ट किए जाएं और लॉजिक के साथ बात की जाए तो आपकी सुनवाई होती है, ऐसी बात नहीं है नहीं होती है। उसका फायदा क्या हुआ कि 70 लाख लोगों को बाजियाब कराने का क्रेडिट अगर किसी जमात को जाता है तो वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को जाता है। दूसरी अहम बात, कौमी असेंबली में नुमाइंदगी हमारी 21 मेंबरान पे मुश्तमिल थी शहर कराची की। आज अल्हम्दुलिल्लाह 22 कौमी असेंबली के मेंबरान यानी कि एक कौमी असेंबली की सीट हमने बढ़वाई इस सेंसस की बुनियाद पे। 44 सूबाई असेंबली की रिप्रेजेंटेशन होती थी इस शहर को लेकर, आज अल्हम्दुलिल्लाह 47 हो गई है। उसका क्रेडिट भी अल्हम्दुलिल्लाह MKM पाकिस्तान को जाता है। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ये बात जो आप सवाल कर रहे हैं कि कौन जिम्मेदार है एक्चुअल आबादी को ना गिनने में, तो वो मेरे ख्याल से जितने नाम आपने लिए वो सब सामने एक्सपोज है। अच्छा, तो हमने अपने एफर्ट सामने रख दिए, चीजें बता दी, लॉजिक के साथ प्रूफ की। जी सर, मेरा सवाल का आपने जवाब, आप क्या समझते हैं कराची को कितना कम गिना गया है? भाई मैं तो बड़े सिंपल लॉजिक पे बात कर रहा हूँ कि सेंसस काउंट मतलब हेड काउंट करने के बहुत सारे पैमाने हैं पूरी दुनिया में राय जाए 21-22 जो है वो आपके पास ऐसे पैमाने के जिस पे आप जांचा जा सकता है कि इसमें वीट की कंजम्पशन कितनी है, कितने लोग कितना खाते हैं, इधर क्या कहते हैं सर उन पैमानों के तहत क्या समझते हैं, कितनी MKM क्या समझती है कराची की क्या आबादी है? चलिए ये बता दें मुझे। मैं तो ये कह रहा हूँ ना, इस शहर की आबादी किसी तौर भी 3 करोड़ से कम नहीं है। 3 करोड़ से कम, 1 करोड़ 30 लाख या 2 करोड़ 3 लाख, कौन सी बेहतर है? ये MKM के एफर्ट्स थे, MKM की डेडिकेशन थी कि जिसमें कन्वीनर के कारकुन तक तमाम लोग इन्वॉल्व थे, चीजें थी मौजूद थी। फिर मुझे एक बात ये बताएं कि अगर 1 करोड़ शहर को कम गिना गया है, 50% यानी 1 करोड़ आबादी किसी शहर की कम गिनना, खुश नहीं है ना मैं तो फिर नहीं सर, ऐसी मर्दमशुमारी को माने क्यों जाता है आपकी पार्टी की जानिब से हमेशा? पिछली दफा भी यही हुआ, इस दफा भी यही हुआ। इसको थोड़ा सा आप रिफ्रेश कर लें, बाकी जमातों ने जो है इसको क्यों माना मुझे बताएं। अगर सेंसस खत्म हुआ सर कराची से आप कहते हैं ना आपके स्टेक डायरेक्ट आप स्टेक होल्डर हैं कराची के, बाकी जमातें तो सीटें नहीं क्लेम करती ना सर। मतलब बात ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लास्ट टाइम सीटें ली थी, इसके अलावा तो कराची से आप ही सीटें लेते चले आ रहे हैं हमेशा से। आपसे यही आप कह रहा हूँ कि बाकी जमातों ने जो सो कॉल्ड कराची के दावेदार है, जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपए के इस बल्दियाती निजाम पर, इलेक्शन पर जो है वो करोड़ों रुपए की जो एक इन्वेस्टमेंट की थी जो बेचारी जाया हो गई उनकी इन्वेस्टमेंट, उनसे पूछे ना कोई सवाल कि ये सो रहे थे कि जब तमाम चीजें हो रही थी। सर मैंडेट कराची का आपके पास है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कम आबादी क्यों एक्सेप्ट कर लेती है? ये सेकंड टाइम हुआ है सर। बात ये है, बड़े सिंपल सी बात है कि 1 करोड़ 60 लाख जब गिन ली गई थी 2017 की बात है, तो एक इख्तलाफी नोट हुआ, तमाम चीजें हुई, मगर उस वक्त हमने तय किया
कि ये अगले सेंसस पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है कि 10 साल की बजाय 5 सालों में जो है सेंसस करा दिए गए। इसके क्रेडिट भी तो एमके पाकिस्तान को दीजिए कि दोनों जमातों से, चाहे वो पीटीआई हो जिनकी हुकूमत हो वफाकी, चाहे वो मुस्लिम लीग या पीडीएम की हुकूमत हो, हमने इस पॉइंट पे तमाम जमातों को राजी किया कि इस शहर की आबादी को ठीक नहीं गिना गया है, आप इसको ठीक गिनिए। ये जो पूरे सेंसस की प्रैक्टिस हुई है, इसका क्रेडिट अगर किसी जमात को जाता है पूरे पाकिस्तान के सेंसस दोबारा करने में 5 साल में, तो वो वाहिद एमके पाकिस्तान है जिन्होंने लिखत में चीजें करके ये इस बात को मेक श्योर कराया कि कराची की आबादी को जो अंडर काउंट किया गया है उसको ठीक किया जाए। हम इस पे भी मुतमईन नहीं है, बट क्योंकि प्रोसेस तमाम चीजें इंटरकनेक्टेड हैं, आगे इलेक्शन भी आना था, आगे दीगर चीजें भी होनी थी। अगर वो नहीं होती तो फिर हम इलेक्शन आज जो होने वाला था 2024 वाला, जो अभी जिसकी डेट अनाउंस की गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, हम भी 2017 के सेंसस को उठा के जो है वो कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात करा रहे होते। तो क्या ये बेहतर नहीं हुआ कि नए सेंसस हो गए, नई डिलिमिटेशन हो गई? सर लेकिन वैसे मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये 2 या 3 सीटें बढ़ जाने से क्या फर्क पड़ जाएगा? रिप्रेजेंट क्या फर्क पड़ जाएगा सर? क्या मतलब चले कोई मेजर चेंज तो है नहीं ना सर। इंतखाबात डिले जरूर हो गए, इंतखाबात डिले जरूर हुए। कर रहा हूँ देखिए, क्योंकि मर्दमशुमारी की नोटिफाई होते, आप ये कह रहे हैं कि 8 फरवरी को इंतखाबात, सर मर्दमशुमारी के नोटिफाई होने की वजह से तो फिर इंतखाबात 90 दिन में हो ही नहीं सकते थे ना। जब ये तो कानून में है ना कि मर्दमशुमारी नोटिफाई हो जाए तो फिर नई सेंसस पे ही डिलिमिटेशन होगी और उसके बाद इंतखाबात होंगे। यही तो गुजारिश कर रहा हूँ, एक वेव ये भी तो चली थी ना। आप कह रहे हैं कि मर्दमशुमारी नोटिफाई नहीं होती तो 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होते, पहले हो जाते। उस वक्त अखबार में ये चीजें नहीं आ रही थी, उस वक्त मिनिस्ट्री मीडिया पे सारी चीजें नहीं आ रही थी कि नहीं जी फॉर द टाइमिंग इसको आप रख लें और फिर बाद में नोटिफाई कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट इलेक्शन में कर लिया जाए। नहीं भाई, जो ज्यादती और जो कमी बेशी रह गई है इस सेंसस में, इंशाल्लाह वी विल मेक श्योर कि नेक्स्ट सेंसस में हम ये जो कमी जिसका मैं और आप हम मिलकर तस्करा कर रहे हैं बींगा कराची, उसको हम मेक श्योर करें कि इसको 100% अचीव करने में अपना किरदार अदा कर सकें। उसकी पहली किरण है, पहली चीज है। इसमें उधर टी-शर्ट से लेकर एनएफसी अवार्ड से लेकर तमाम चीजें सब प्रोपोर्शन वाइज कराची शहर की बड़ी हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट सीट। मैंने सीट तो आपको एक आम समझाने के लिए ये चीज बतलाई कि कौमी असेंबली की 3 सीटें बढ़ गई, तो यकीनन इसके वसाइल भी उसी तरह बढ़े, उसकी यूसियां बढ़ी, तमाम चीजें, ओजेटी का शेयर बढ़ा। ये सारी चीजें जो है वो प्रोपोर्शनल है। जितने वसाइल हैं इस शहर के, उसको बढ़ाने में अगर किसी जमात ने किरदार अदा किया अमली तौर पे इस पूरे सिनेरियो में, इस पूरी एक्सरसाइज में, तो वाहिद आपको एमके पाकिस्तान नजर आएगा। सर बस एक सवाल आपसे आखिरी करना चाहूंगा, मुझे बताएं कि आजकल जो आपकी जलसों में बातें की जाती हैं उसमें से ये जिक्र नहीं किया जाता कि 2 मिनिस्ट्रीज आपके पास 5 साल रही हैं, उसमें जो आपके कारनामे हैं वो नहीं बताए जाते कि आप उस मिनिस्ट्रीज के तहत क्या किया गया। जो बातें की जाती हैं कराची के मसाइल पे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सब चीज़ें खा ली और शहर का बेड़ा गर्क कर दिया, तमाम चीज़ें कर दी। सर अपनी कारकर्दगी भी तो बताई जाती है ना इलेक्शन से पहले कि हमने 5 साल में ये काम किए हमारे मिनिस्टर्स ने। मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब फिर आपने वो तकरीर नहीं सुनी है उन जलसों में जो हो रही हैं। जी सर, हमारे पास जो 2 मिनिस्ट्रीज मौजूद थी और उसकी जो कारकर्दगी थी, मैं आपको दावत दूंगा कि नेक्स्ट जो हमारा जलसा होगा। सर मैं तो आपके जलसों में आपके बयानिए की बात कर रहा हूँ, मुझे तो एग्जैक्टली वही कोट कर रहा हूँ कि रही बात हमारे पास 2 मिनिस्ट्रीज थी, उस मिनिस्ट्रीज को लेकर जो उनकी परफॉर्मेंस थी वो, और चाहे मैं बात करूं पहले जलसे की मलीर में और फिर उसके बाद औरंगी टाउन में जलसा हुआ और फिर देन हम लियाकताबाद गए, तो जो हमारी परफॉर्मेंस थी वो सबके सामने और हम बतला रहे हैं। बताने की जरूरत, अच्छा समझ गया, मतलब आप चाहते हैं कि आवाम वैसे ही देख के दादा कर लें, बताने की कोई जरूरत नहीं है परफॉर्मेंस। नहीं, मैं तो आपको कोट वर्ड टू वर्ड कोट करके मैं बताऊं, मुझे आप 5 मिनट और दीजिए, मैं तमाम चीजें आपके साथ शेयर कर लेता हूं। चले फिर अगले प्रोग्राम में। जी सर, पॉइंट इज दिस कि इख्तियारात का मंबा 2010 के बाद माली इख्तियारात की मैं अगर बात करूं, इस सूबे में इस शहर के जो मसाइल हैं मैं उनकी बात करूं, ये डायरेक्टली पर्टेन करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या सूबाई हुकूमत से, जिसपे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले 15 सालों से इक़्तिदार में है। इसमें कोई कलाम नहीं है। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किसी फेडरल मिनिस्टर से कि वो इस शहर कराची में अगर कोई सीवरेज का मसला है और उस सीवरेज के मसले के हल में वो अपने बहसियत एमएनए फंड लगा रहा है, तो आपने कितना फंड लगाया ये मुझे बताइए। चलिए सर, आपके पास ऑफर थी ना, बिलावल साहब ने डायरेक्ट ऑफर दी थी बहुत पहले कि आप पीटीआई छोड़े हमारे साथ आ जाए, हम आपको मिनिस्ट्रीज भी देते हैं, फंड्स भी देंगे। एक्सेप्ट कर लेते सर, जब बाद में भी करना था तो पहले ही कर लेते, कुछ शहर का भला तो हो जाता। ऐसे हुआ था ना, आज से 13 में आप ही मुझसे सवाल कर रहे हैं सर। मैं कह रहा हूँ चलिए फिर आपके ये एक्सक्यूज नहीं रहता ना कि पॉइंट बड़ा क्लियर है, पॉइंट बड़ा क्लियर है
इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की करप्ट मुतासिबाना नाअहल निकम्मी हुकूमत की वजह से कराची जैसा शहर जो 4 बड़े तरक्की करने वाले ममालिक शहरों में जिनका शुमार होने लगा था, आज वर्ल्ड सिटीज में उसका शुमार हो रहा है। इन चीजों को खत्म करने का वाहिद तरीका ये है कि इस सूबे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का खात्मा, ताकि ये शहर तरक्की कर सके, ताकि ये सूबा तरक्की कर सके। अंदरूनी सिंध का भी हाल जाके देख लें, कराची शहर का हाल देख लें, कहीं कोई बेहतरी की उम्मीद है नहीं। जो पीपल्स पार्टी वाले हमारे भाई जो राग अलापते रहते हैं कि हमने बड़ी तरक्की कर दी, हमने बड़ी तरक्की कर दी है, माथे का झूमर बोलते हैं शहर कराची को वर्ल्ड सिटीज में लाके खड़ा कर दिया है, और फिर क्लेम करते हैं कि जी हम इस दफा कराची से भी सीटें लेंगे, तो ये इस खाबे खरगोश में लगे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बाशऊर आवाम है, और आप देखेंगे कि आने वाले कौमी सूबाई असम्बली के इलेक्शन में इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत का खात्मा होगा। एमके पाकिस्तान अपने लाइक माइंडेड जमातों के साथ मिलकर इंशाल्लाह सूबे में हुकूमत बनाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अली खुर्शीद साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, रहनुमा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान अली खुर्शीद हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ एक वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेयर कराची डॉक्टर जो मुर्तज़ा वहाब साहब हैं, वो अब बाकायदा इलेक्ट हो गए हैं, और जो बातें की जा रही थी वो तमाम दम तोड़ गई जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कल के बल्दियाती जो ज़िमनी इंतखाबात थे उनमें कामयाबी हासिल की। इसी वजह से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नजमी आलम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी नजमी आलम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने कल का ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। बिल्कुल, हमने कराची में 100% सीटें जीती कल। जी बिल्कुल, और जो तमाम बातें की जा रही थी वो भी तमाम दम तोड़ गई, जो दावे किए जा रहे थे या जो तमाम चीज़ें थी। तो सर आप ये बताएं कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो है वो दौरा भी किया है फुटबॉल ग्राउंड का, और कहा है कि जी अब इसको बेहतर बनाया जाएगा, इक़दाम किए जाएंगे, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल, मैं भी वहाँ था जब चेयरमैन साहब वहाँ आए थे, और हमने क्लिफ्टन से 2 यूनियन काउंसिल में इलेक्शन हुए थे, दोनों जीती, और भारी अक्सरियत से पहले से ज्यादा वोट लेके पीटीआई और जमात इस्लामी के अलायंस को हराया। तो बिलावल साहब इसीलिए आवाम का शुक्रिया अदा करने आए थे, और वहाँ पर उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कहा कि ये तो अभी ट्रेलर होगा, फिल्म पिक्चर शुरू होगी फरवरी में। अच्छा, बिल्कुल उन्होंने कहा, और इंशाल्लाह हम कराची पीपल्स पार्टी पाकिस्तान नहीं, कराची की मैं बात कर रहा हूँ, कराची हम जीत के आएंगे अगले इलेक्शन में। यानी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जीडीए। सर लगता है ऐसा है जैसे कराची में आपका पीपल्स पार्टी वर्सेस ऑल पार्टीज है। हाँ, हम वी डोंट केयर अबाउट, मैं तो कह रहा हूँ ना, अभी जमात इस्लामी और पीटीआई ने हमारे खिलाफ अलायंस किया, क्या हुआ? 2,000 वोट से आरयूसी में हारे। सर एक तरफ एक अलायंस और चल रहा है, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, जीडीए, जेयूआईएफ, और अब शायद उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी शामिल हो जाए। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का वक्त जा रहा है मुलाकात करने, बल्कि अगर 2-4 और इनको मिल जाए कोई सियासी यतीम तो उनको भी ले आए। एमक्यूएम अब कराची की हिस्ट्री है, सियासी यतीम है एमक्यूएम, उसको हम काउंटिंग नहीं करते हैं। अब ये सब मिल जाए आपस में, फिर आके पीपल्स पार्टी से इलेक्शन लड़े। सर लेकिन यही एमक्यूएम आपके साथ बड़े हैंड इन हैंड चलती रही है, चाहे वो चलती रही है, भी कभी वो आएगी तो हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, एमक्यूएम से बात करेंगे, बैठेंगे, हमसे बात करने में कोई हर्ज नहीं है। सियासत में बातचीत हमेशा होती है, लेकिन अपने असूलों पे होगी, बेअसूली बातचीत नहीं होगी। यानी वो जो ये 16 महीने का की जो दोस्ती थी, इत्तेहाद था, ये सब इलेक्शन से पहले वो हम बिल्कुल लेकिन पॉलिटिक्स में कभी ऐसा था कि सारी पाकिस्तान की पार्टियां भुट्टो साहब के खिलाफ तहरीक चला रही थी, फिर वो एमआईडी में आके पीपल्स पार्टी के साथ ही बैठी ना। तो सियासत में तो ये चीजें होती हैं, ये थोड़ी है कि एक दफा लड़ाई हो गई तो हम हमेशा के लिए कुट्टी हो गए। किसी इशू पे हो सकता है कि हमारा और पीटीआई का व्यू एक हो, जैसे अभी चेयरमैन साहब ने कहा कि भाई पीटीआई को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत होनी चाहिए। हमारी अगेंस्ट पॉलिट पार्टी है, लेकिन हम तो नहीं चाहते कि उसके साथ ये ज्यादती हो। उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाए, उनको इलेक्शन ना लड़ने की इजाजत देना गलत बात है। पीपल्स पार्टी का व्यू तो ये है।
यानी ये अच्छी बात है सर, लेकिन यानी एक बिल्कुल नया टर्न है, जबकि सारी जमातें जो हैं वो इस वक्त इलेक्शन की तैयारियों में वो चाह रही थी कि अच्छा जल्द से जल्द इंतखाबात हो जाएं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना मिले तो पहले दिन से कह रहे थे। लेकिन लेकिन ये एक अच्छा बयान सामने आया, यानी एक जमहूरी रिवायात के फरोग देने की बात की गई। तो बिल्कुल, देखिए हमारे पास प्रॉब्लम ही है कि हमारे पास जमहूरी कोई एग्जाम्पल नहीं है, रवायत नहीं है। हम उसको बनाना चाह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ जमहूरी रवायत हो, सबको हक मिले, आवाम को यह हक हासिल है कि वो किसको इलेक्ट करते हैं, वो हमें करें, मुस्लिम लीग नून को करें, इमरान पीटीआई को करें, ये आवाम का हक है, ये हक किसी और को नहीं दिया जाता। अच्छा सर, शहर की बेहतरी की अगर बात की जाए तो आप चूंकि बल्दियाती जो उमूर हैं उनसे बखूबी वाकिफ हैं, बहुत सी सड़कें, बहुत सी चीज़ें जो माजी में बनाई गई सब स्टैंडर्ड थी, बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो ख़राब हुई। अब लोग सवाल करते हैं कि अब हम जो कर रहे हैं काम, इस वक्त हम जो भी रोड बनाने जा रहे हैं सबसे पहले उसके ड्रेनेज सिस्टम पे तवज्जो दे रहे हैं कि जब तक ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं होगा रोड बनाना बेकार है। सर ड्रेनेज से ज्यादा कराची के अवाम सर पानी का भी मुतालबा करते हैं, कतरे कतरे को तरसे हुए हैं सर। शॉर्ट है हमारे पास, आप खुद वाटर बोर्ड के तमाम निजाम देखते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ। देखें अभी हम हब कैनाल दोबारा से बनाने जा रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। हब कैनाल अपनी लाइफ खत्म कर चुकी है, 100 MGD पानी आता है हमारा वहां से। हमारा प्लान ये है कि वो नई बनाकर हम 100 MGD इसमें लें, पुरानी को रिपेयर करें और फिर हम फेडरल गवर्नमेंट से कहें कि हमें हब से 50 MGD पानी और दे। सर लोग ये भी कहते हैं कि K4 का मंसूबा 15 साल से आपकी हुकूमत है, 2 साल K4 का हमने भी इतराज किया था कि शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंस किया कि 2 साल में K4 कंप्लीट करेंगे। 100 बिलियन चाहिए थे, पिछले बजट में 17.5 अरब रखे। तो वकार मिंदी साहब हमारे सेनेटर हैं, उन्होंने सेनेट में एहतजाज किया कि भाई अगर आपको 2 साल में खत्म करना है तो आप 50 अरब दें, 100 अरब चाहिए तो इस साल 50 दें, अगले साल 50 दें। अगर आप 17 अरब देंगे फेडरल गवर्नमेंट तो वो तो नहीं हो सके। इतना बड़ा प्रोजेक्ट फेडरल गवर्नमेंट के बगैर हो नहीं सकता है। इंडियन गवर्नमेंट की इतनी फाइनेंशियल नहीं है कि वो 100 अरब तक प्रोजेक्ट कर सके। ठीक है, तो सर आगे की फिर प्लानिंग की जा रही है कि कराची के बल्दियाती मसाइल को हल किया जाए? बस मुख्तसरन मुझे बिल्कुल हम प्लानिंग में हैं और हमने शुरू भी कर दिया है। हमने सारे अपनी रोड मैप हमारा तैयार है और हम ड्रेनेज सिस्टम्स पे और पानी की, अभी आप देख लें बड़े पैमाने पर पानी चोरों के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है। जो पाकिस्तान कराची की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ जो ऑपरेशन इस वक्त हो रहा है, ताकि हमारा जो पानी चोरी हो रहा है उसको बचाएं। उसके अलावा अब हमारा एक और प्रोजेक्ट शुरू हुआ है वाटर सेफ्टी का, यानी कि जो जहां बड़े बड़े हमारी लाइन हैं जो ह्यूज पानी लेके आती हैं उनमें वेस्टेज ऑफ वाटर रोका जाए। कराची के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पानी चोरी नहीं भी है, वहां भी पानी नहीं है सर। डिफेंस में पानी चोरी नहीं है लेकिन पानी नहीं है। हमारे सिस्टम से आता है ना, पानी अलग से तो नहीं आता। अगर नॉर्थ नाजाबाद में भी आएगा तो वो शराब बोर्ड से आता है, वहां चोरी होता है। ठीक, ऊपर आसमान से तो नहीं लाएंगे, किसी लाइन से लाते हैं। हम कुरंगी साइड से आते हैं, कुरंगी को देने के लिए मलीर की साइड से वहां चोरी होता है, कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नजमी आलम साहब, प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नजमी आलम हमारे साथ मौजूद थे। एक वक्फे के बाद दोबारा जब हाजिर होंगे तो बात करेंगे कॉन्गो वायरस और निगलेरिया के हवाले से। कहीं न जाएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार आपको खुशामदीद करते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर में। हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे सेहत के हवाले से। पहले तो मलेरिया की वजह से जो है ना काफ़ी लोगों में बीमारियाँ फैल रही थी। मलेरिया में लोग मुब्तला हो रहे थे डेंगू के बाद, और उसके साथ साथ निगलेरिया वायरस ने भी एक खौफ व राज फैलाया हुआ है जिसकी वजह से काफ़ी जानें जो हैं वो जा चुकी हैं। अब नाजरीन, कॉन्गो वायरस के हवाले से बाकायदा जो है वो एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। उसके साथ साथ सिंध हुकूमत ने भी उस पर एक्शन लेते हुए जो सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शस डिजीज़ है उसमें एक बाकायदा वार्ड कायम कर दिया है, जो कि 8 बेड्स पर यानी 8 बिस्तरों पर मुश्तमिल ये वार्ड जो कि ख़ास तौर पे कॉन्गो वायरस के लिए कायम किया गया है वो है। और कॉन्गो वायरस के हवाले से आपको ये बताते चलें कि जानवरों से फैलता है। पहले कॉन्गो वायरस ईद कुर्बान से पहले इसकी एडवाइजरी जारी की जाती थी, लेकिन ये पहली दफ़ा है कि सर्दियों से पहले ही कॉन्गो वायरस के हवाले से एडवाइजरी जारी कर दी गई है। एक जो मीडियम होता है उसका ये भी होता है कि ऊनी जो चमड़े की जो लोग खाल पहनते हैं या उसकी वजह से भी कॉन्गो वायरस जो है फैल सकता है। बहरहाल हम बात करना चाहेंगे, इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं, यानी हमारे साथ डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब मौजूद हैं, माहिर अमराज नाक कान हलक हैं, हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम के वक्त निकाला सर।
सर सबसे पहले तो मुझे बताइएगा, एक तरफ निगलेरिया, मलेरिया और अब कॉन्गो वायरस के हवाले से भी एडवाइजरी जारी कर दी गई, सिंध हुकूमत की जानिब से वार्ड्स भी बना दिए गए। सर किस तरीके से बचा जा सकता है कॉन्गो वायरस से? बुलंद बात यह है कि जैसे कि आपने इसमें बताया है कि सारी बातें आपने बता दी हैं कि ये एक कीड़े जो जानवर के जिस्म के ऊपर, स्किन के ऊपर जो इसका फर है उसके ऊपर होता है ये। और जब इंसान उसको छूता है और कोई जानवर वो इन्फेक्टेड कीड़ा अगर है, कोई जरूरी नहीं है कि सारे कीड़े जो हैं जो टिक है वो इन्फेक्टेड हो, तो जो इन्फेक्टेड कीड़ा होगा वो इसका मतलब है कि वो जानवर को भी इन्फेक्टेड कर देता है। तो ऐसे जानवर को जब आप उसके जिस्म पे हाथ फेरते हैं और आपको वो काट लेता है या किसी तरीके से कोई उसमें जख्म है अगर जानवर पे, और वो जो उसको अटेंडेंट है उसको डील करता है, जैसे कि फॉर्म में होता है या और जो निगहबान होते हैं जानवरों के जो इसको लुक आफ्टर करते हैं, तो उनको ये बीमारी लगती है। और फिर उसके बाद इंसान से इंसान में कैसे फैलता है कि अगर आप किसी ऐसे आदमी जो कि कॉन्गो वायरस में मुब्तला है और फिर आप उसका जख्म ठीक कर रहे हैं और आपके उंगलियों में, हाथ में कहीं भी स्किन कट है, स्किन भी कट है, हल्की सी है, तो ये बीमारी आपके जिस्म में जा सकती है। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है, या रतूबत जो है मुंह के सिक्रीशन है या जिस्म का कोई सिक्रीशन अगर है वो उसके आपके कटे हुए हिस्से में कहीं पर भी हाथ वाथ में, तो उससे ये ट्रांसफर हो सकता है। अच्छा सर, पहले समझा जाता था कि ये मवेशी जो होते हैं उनके जरिए फैलता है, तो क्या ये मवेशियों से फैलता है या जो घर में पालतू जानवर, अगर किसी ने बिल्लियां पाली हुई हैं या हिफाजत के लिए कुत्ते पाले हुए हैं, उनसे भी लग सकता है? नहीं 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 नहीं, अगर उसके जो घर पे जितने भी पालतू लोग हैं, पालतू जानवर हैं, उनको तो बहुत अच्छी तरह से नहलाया भी जाता है, उनको वैक्सीनेट भी कराया जाता है, तो उनको उनसे तो कोई खतरा नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कोई घर के लोग ये समझते हैं कि उसके किसी जिस्म पे कोई जख्म है और उस पे कीड़े हैं, तो उसको फिर डॉक्टर्स को दिखाना पड़ता है। और मैं उम्मीद करता हूँ, मैं समझता हूँ कि जो पालतू जानवर हैं घरों में, जो पेट जानवर है, उसको तो रेगुलर बेसिस पे दिखाया जाता है, तो उसमें बहुत सेफ्टी है, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। हाँ, परेशानी की ये बात जरूर है कि आप जब गोश्त लेने जाते हैं और गोश्त लेके घर आते हैं, तो उस गोश्त को धोने से पहले ग्लव्स जरूर पहन ले, जो खवातीन ये काम करती हैं, क्योंकि अगर उस गोश्त के अंदर ब्लड लगा हुआ है, खून लगा हुआ है, अगर खून नहीं लगा हुआ है तो कोई बात नहीं, फिर तो सेफ है आप। लेकिन अगर खून लगा हुआ है और आपके उंगलियों में कहीं कोई कट है या नाखून के अंदर कोई जख्म है, हल्का सा कोई तकलीफ है, तो उसके जरिए उसका खून अंदर जा सकता है, वो इन्फेक्शन, वो कॉन्गो वायरस आपके जिस्म में दाखिल हो सकता है और आप बीमार हो सकते हैं। यहाँ पर ये बात समझना है कि जो डॉक्टर हजरात या पैरामेडिक्स अभी जो कोयटा में बीमार हुए हैं, उसकी वजह भी यही है कि इतने सारे लोग मेडिकल के क्यों हुए। उसकी वजह यह है कि इन्होंने कॉन्गो वायरस में मुब्तला मरीजों का इलाज किया और गलत अपने आप को एहतियात नहीं किया। इसलिए मैं बार बार अपने तमाम डॉक्टरों से, पैरामेडिक्स से ये इल्तिजा करता हूं कि अगर आपको पता है, डायग्नोस है कि ये कॉन्गो वायरस का मर्ज है या मरीज है, तो उसको उसका जख्म ठीक करने के लिए या आप उसका ऑपरेशन कर रहे हैं, उसको करने के लिए 2 ग्लव्स का इस्तेमाल करें, 2 ग्लव्स पहने ताकि आपकी सेफ्टी हो जाए। इसी तरह से जो औरतें गोश्त जब घर में आते हैं तो ग्लव्स पहन के गोश्त की सफाई करें, खासकर वो गोश्त जो कि मटन का है या और बीफ का है, उसको जरूर अच्छी तरह से हाथ कवर करके फिर गोश्त को धोया जाए। तो ये बीमारी, ये समझना जरूरी है लोगों को कि अगर आप कॉन्गो वायरस के मरीज के साथ बैठ के खाना खाते हैं, उनके साथ गुफ्तगू करते हैं, तो ये बीमारी आपको नहीं लगती है, क्योंकि ये छूत की बीमारी नहीं है, ये खांसी से, नजला जुकाम से ये नहीं फैलता है, नहीं फैलेगा। ये उस वक्त फैलेगा जब आप कि उंगली में अगर कहीं कट है या आपने किसी के साथ हाथ मिला लिया या डेंटिस्ट के पास गए और डेंटिस्ट ने जो है आप कॉन्गो वायरस में मुब्तला, डेंटिस्ट ने आपके बगैर ग्लव्स पहने हुए उसके आपके मुंह में दांत को चेक कर लिया इसी तरह से बगैर इसके, तो वो फिर आप उसको बीमारी लग सकती है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाजरीन, माहिर अमराज ENT ईयर नोज थ्रोट
डॉक्टर कैसर सजाद हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पर पहुंचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।